आज हम टॉप 10 खबरों की शुरुआत लोकतंत्र के मंदिर से करेंगे। आपको बताएंगे कि शीतकालीन सत्र का 11वां दिन कैसा रहा। साथ ही पक्ष और विपक्ष के रवैये पर भी चर्चा होगी। आप जानेंगे कि लालू यादव ने ऐसा क्या बोल दिया कि पूरे विपक्ष में खलबली मच गई है। खबरों में शिक्षा, अपराध के अलावा खेल पर भी बात होगी। तो आइए खबरों की शुरुआत लोकतंत्र के मंदिर से करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर लोकतंत्र के मंदिर की है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन बड़ा नाटकीय रहा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी इंडी ब्लॉक गोलबंद हो गया। उन्होंने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आप, डीएमके और आरजेडी समेत कई पार्टियों के 70 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि प्रस्ताव पर सोनिया गांधी और किसी भी दल के फ्लोर लीडर्स का हस्ताक्षर नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव में आरोप लगाया है कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपात कर रहे हैं। विपक्ष ने एक दिन पहले का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो सभापति ने उनको रोक दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इंडी ब्लॉक के पास सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टॉप 10 की दूसरी खबर भी संसद से जुड़ी हुई है। संसद में जहां विपक्ष का अडानी पर आक्रामक रवैया सदन की कार्रवाई में बाधा बना, वहीं अब विपक्ष के इस मुद्दे का जवाब सत्ता पक्ष के सदस्य जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से दे रहे हैं। दोनों पक्ष हंगामे को लेकर एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। इसको लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अडानी मुद्दे पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सदन चले। सरकार अडानी पर बहस नहीं चाहती, इसलिए वे जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठा रहे हैं। सोरोस का मामला 1994 का है। वे अडानी पर चर्चा से बचने के लिए जानबूझकर इसे उठा रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष उन्हें बोलने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनमें चर्चा करने की हिम्मत नहीं है, वे केवल देश को तोड़ने में लगे रहते हैं। तीसरी खबर विपक्षी इंडी ब्लॉक से जुड़ी है, जहां इंडी ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। टीएमसी ने विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर दावा ठोंककर हलचल मचा दी है। पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी में ही भाजपा से लड़ने का मादा है। इस सच्चाई को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। टीएमसी की इस मांग को लालू प्रसाद यादव ने अपना समर्थन देकर गठबंधन में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि अब इंडी ब्लॉक की कमान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। अपने चुटीले अंदाज के लिए मशहूर लालू के इस बयान को मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता है। अक्सर वो गंभीर बातों को भी मजाक के रूप में कह देते हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस की दबाव की राजनीति को लालू यादव अभी से नियंत्रित करना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के सर्वेसर्वा बने रहे तो वो बिहार चुनाव में आरजेडी पर दबाव बनाने में ज़्यादा कारगर रहेंगे। यही वजह है कि वे इंडिया ब्लॉक की कमान ममता बनर्जी को देना चाहते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में राहुल का कोई प्रभाव नहीं नजर आया था, जिसके चलते लालू संभावनाओं को तलाशने में जुट गए हैं। चौथी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है, जहां आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ऑटो वालों को 5 बड़ी गारंटी दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑटो वालों का इंश्योरेंस होगा। ऑटो वालों को 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा। साथ ही बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता दी जाएगी। वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल मंगलवार को न्यू कोंडली में अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे। यहां उन्होंने खाना खाया। इसके पहले केजरीवाल ने ऑटो वालों से मुलाकात की थी और एक ऑटो चालक के घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था। पांचवी खबर दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन से जुड़ी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ताहिर हुसैन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM में शामिल हो गए हैं। ओवैसी ने उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। आज ताहिर हुसैन की पत्नी समा और बेटा शादाब ने
असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की हैं। माना जा रहा है कि अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली चुनाव में ओवैसी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ओवैसी के इस कदम से सत्ता पर फिर से काबिज होने की चाह में जुटी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि ताहिर आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि दंगों के नाम आने के बाद आपने उन्हें निष्कासित कर दिया था। हाल ही में ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी। छठवीं खबर यूपी उपचुनाव को लेकर है, जहां मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। टिकट को लेकर सपा नेता सूरज चौधरी ने अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का दामन छोड़ दिया है। सूरज चौधरी ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर टिकट को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाया है। चौधरी ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि जब वे सांसद बनेंगे तो मुझे विधानसभा का टिकट दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरी जगह उन्होंने अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलवा दिया। चौधरी ने दावा किया कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अजीत प्रसाद की 50,000 से ज़्यादा वोटों से करारी हार होगी। यहां पर भाजपा का परचम लहराएगा। वहीं जब सांसद अवधेश प्रसाद ने सूरज चौधरी के सपा छोड़ने को लेकर सवाल पूछा तो वे मीडिया पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि जिसका कोई स्टेटस नहीं उसके बारे में सवाल मत पूछिए। सूत्रों की माने तो सूरज चौधरी भीम आर्मी के संपर्क में है, वो उसी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। सातवीं खबर शिक्षा जगत से जुड़ी है। दरअसल CUET यूजी में कई बदलाव किए गए हैं। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2025 से CUET यूजी केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित किया जाएगा। छात्रों को किसी भी विषय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। 2025 से छात्र CUET यूजी में अधिकतम 5 विषयों की परीक्षा दे सकेंगे। सभी CUET यूजी परीक्षाओं की अवधि 60 मिनट होगी। इसके साथ ही वैकल्पिक प्रश्न भी समाप्त किए जाएंगे। 2025 सत्र से CUET यूजी 37 की बजाय 63 विषयों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि यूजीसी ने CUET यूजी और पीजी की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने इसकी संरचना, प्रश्न पत्रों की संख्या, परीक्षा की अवधि का आकलन किया। इसके अलावा सिलेबस और परिचालन से जुड़े पहलुओं जैसे मुद्दों पर विश्लेषण किया गया। आयोग ने हाल ही में एक बैठक में समिति की सिफारिशों पर विचार किया। जगदीश कुमार ने बताया कि पिछले वर्षों में मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। CUET देने वाले छात्रों के लिए बेहतर और अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में सुधार करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यूजीसी ने 2025 के लिए परीक्षा में बदलाव का फैसला लिया है। अगली यानी 8वीं खबर कोर्ट से जुड़ी है, जिसमें व्हिप के कार्यक्रम पर जस्टिस की टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित भाषण की खबरों पर खुद संज्ञान लिया है। जस्टिस यादव के कथित भाषण पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जानकारी मांगी है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कई टिप्पणियां की थीं। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। ये कानून है। कानून यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद हो। इस बयान के बाद विवाद गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से पहले न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग की। वहीं प्रशांत भूषण ने भी न्यायमूर्ति यादव के खिलाफ जांच की मांग की है। भूषण ने पत्र में आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति यादव ने एक समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इससे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद और न्यायपालिका को बदनामी झेलनी पड़ी। 9वीं खबर क्राइम से जुड़ी है, जिसमें पुलिस कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरणकर्ताओं के करीब पहुंच चुकी है। इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक ऑडियो भी इस संबंध में वायरल हुआ है। बिजनौर से इस पूरे मामले के तार जुड़ रहे हैं। बता दें कि सुनील पाल को मेरठ में 24 घंटे बंधक बनाकर ऑनलाइन 8 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का मामले सामने आया है। पुलिस के अनुसार फिरौती की रकम से ज्वेलरी खरीदने वाले आरोपी बिजनौर के रहने वाले हैं।
एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर 10 टीमों का गठन कर दिया गया है और बदमाशों की घेराबंदी की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने घर व ठिकानों पर नहीं मिले हैं। एसएसपी का कहना है कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनील पाल के अनुसार किसी अमित नाम के व्यक्ति की कॉल आई थी। उसने खुद को इवेंट मैनेजर बताते हुए 2 दिसंबर की रात हरिद्वार के 5 स्टार होटल में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया था। आरोपियों ने उनके खाते में एडवांस रकम ट्रांसफ़र की थी। मुंबई से दिल्ली के लिए उनके पास एयर टिकट भेजा था। सुनील 2 दिसंबर को फ्लाइट में दिल्ली आए। आरोपी सुनील को दिल्ली से कार में हरिद्वार के लिए लेकर रवाना हुए। रास्ते में एक कार में धकेल कर अपहरण कर लिया। 10वीं यानी अंतिम खबर खेल से है। भारतीय टीम इन दिनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। 5 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें फिलहाल 1-1 से बराबरी पर हैं। एडिलेड में गुलाबी गेंद से खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टेविस हेड से बहस के बाद भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज सुर्खियों में हैं। इस बहस के लिए सिराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना लग चुका है। मैदान पर सिराज की आक्रामकता इतनी ज़्यादा है कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कप्तान मार्क टेलर का कहना है कि सिराज में अंपायर के फैसले का इंतजार किए बिना समय से पहले विकेट लेने का जश्न मनाने की आदत है। भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को इस मुद्दे पर सिराज से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उसका जोश और प्रतिस्पर्धी स्वभाव पसंद है, लेकिन खेल का सम्मान भी है जिसे बनाए रखने की ज़रूरत है। वहीं पूर्व बल्लेबाज साइमन कैटिच का मानना है कि सिराज के दिमाग ने कुछ देर के लिए काम नहीं किया, जिसका उन्हें पछतावा है। इस तरह का व्यवहार शर्मनाक है, इसे खेल से दूर रखना चाहिए। टॉप 10 खबरों का सिलसिला इसी तरह लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।